हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग BHU रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर कॉमर्स पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ जिसमें हमने 12 क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए थे। और उसके बाद बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर प्रोसीड करिए, बिकॉज आगे जा कर के नेट JRF के एग्ज़ाम में भी उनको हेल्प मिल रही थी, बिकॉज जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं ये जो सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ हैं रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो BHU की तैयारी कर रहे हैं या जो नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे PhD चाहे MPhil की, और उसमें अगर उनका सब्जेक्ट कॉमर्स तो ये जो वीडियोज़ हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। So before that, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, for daily quizzes and for notifications regarding PhD admissions and assistant professor vacancies. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. चलिए आ जाते हैं। ये जो है मैंने bhuonline.in से लिया है पेपर, और प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कशन किया था इन सब के बारे में। 12 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। तो अगर आपको देखना है इन 12 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। हम 12 क्वेश्चंस कर चुके थे, अब 13 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 13 क्वेश्चन आपके सामने हैं। द स्ट्रैटेजी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट विद हाई इंट्रोडक्टरी प्राइस इज कॉल्ड। ये नेट JRF में भी क्वेश्चन आ चुका है। The strategy of introducing a product with a high introductory price is called. I hope you all are answering in the chat section. हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्किमिंग स्ट्रैटेजी। स्किमिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है कि हम लोग इंट्रोडक्टरी स्टेज में हाई प्राइस जो है वो चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से, और फिर जो है धीरे धीरे हम लो की तरफ जाते हैं। पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है? पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी जो ऑप्शन ए है, इट मीन्स हम पहले लो कॉस्ट पे बिलीव रखते हैं, पहले लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, फिर धीरे धीरे जब अच्छे खासा मार्केट शेयर एक्वायर हो जाता है फिर हम लोग जो है अपना जो है कॉस्ट को या प्राइस को जो भी है वो इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद में मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक ऑप्शन समझाऊँ, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है पुल स्ट्रैटेजी एंड पुश स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी में क्या होता है? अगर मैं ऑप्शन 4 की बात करूँ तो पुश स्ट्रैटेजी में मैन्युफैक्चरर जो बनाता है उसको होलसेलर्स खरीदता है, होलसेलर के बाद उसे रिटेलर खरीदता है, रिटेलर उसको सेल करता है कस्टमर्स को। ये होता है आपका पुश स्ट्रैटेजी, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 3 होती है पुल स्ट्रैटेजी। इसमें डिमांड कंज्यूमर्स क्रिएट करते हैं कि आई नीड दिस। जैसे बच्चों ने बोला कि सर कॉमर्स की भी बनाइए आप, तो उस केस में एक तरीके से ये जो है आपकी पुल स्ट्रैटेजी हुई, और फिर मैंने उसके हिसाब से जो है वीडियोस बनाना चालू किया। तो पुल स्ट्रैटेजी में जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं डिमांड, और उसके अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स जो है वो काम करते हैं। वेरएज़ अगर पुश की बात करें, पुश स्ट्रैटेजी के, तो मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, फिर होलसेलर, रिटेलर्स उसे परचेस करते हैं, देन इट इज़ बीन ऑफर्ड टू द फाइनल कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a product line strategy where in a company adds a higher priced product to a line in order to attract a broader market which helps the sale of its existing lower price product is called। कई बार क्या होता है, अगर मैं पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हिंदी में भी मैं दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। इसमें बोला जा रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसका समअप मैं कर देता हूँ कि एक प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजी होती है जिसमें कंपनी जो होती है वो हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट्स जो है पहले ऑफ़र करती है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दी ब्रॉडर मार्केट। मार्केट को एक्वायर करने के लिए, मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड करती है। एक स्ट्रैटेजी होती है जिससे उनके जो लोअर प्राइस प्रोडक्ट होते हैं उनकी सेल इंक्रीज़ हो सके। मतलब इसमें कुल मिला करके जो आंसर है मैं बता देता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेडिंग अप इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रेडिंग अप 14th का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। ट्रेडिंग अप क्या होता है? ट्रेडिंग अप जो है ये एक टाइप ऑफ सेलिंग होती है जिसमें कस्टमर्स को परसुएट किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदोगे। जैसे कि अगर हम बात करें अमेज़ॉन की, फ्लिपकार्ट की, तो आप सपोज़ 200 का या ऐसे 100 रुपये को सामान मंगवा रहे होगे तो आपको जो है डिलीवरी चार्ज लगता है। पर अगर आप सपोज़ 1000 के आसपास या 1000 के ऊपर का प्रोडक्ट मंगवाते हो तो आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है ना। या कई बार ऐसा होता है कि आप
ये जो एग्जांपल हो गया ये ट्रेडिंग आपका हो गया आपका। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ सेल कर रहे होते हो और आप बोलते हो कस्टमर्स को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो, इतनी की खरीदारी पे आपको जो है ये प्रोडक्ट जो है आपको साथ में मिलेगा या फिर डिस्काउंट मिलेगा, है ना। जैसे कि ये जियो मार्ट और इन सब के भी, विशाल मेगा मार्ट और इन सब के भी आते रहते हैं कि आपने इतने का ख़रीदारी की, ये प्रोडक्ट्स अगर आपने खरीदे देन यू विल बी गोइंग टू, अगर आपने क्लोथ्स खरीदे तो आपको 1500 के ऊपर अगर आपने खरीदारी की तो आपको जो है शुगर फ्री या जो भी चीज़ें होती हैं वो फ्री मिलती हैं। तो ये ट्रेडिंग अप होता है। ट्रेडिंग अप इज़ ए टाइप ऑफ सेलिंग इन विच द कस्टमर इज परसुएटेड टू बाय अ मोर एक्सपेंसिव आइटम और अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सेम आइटम। सेम आइटम मतलब क्लोथ्स हो गया या फिर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए, देन ओरिजिनली इंटेंडेड, जो अमूमन नहीं किया जाता, मतलब आप कुल मिलाकर के ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हो और उससे क्या होगा, उससे आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट मिलेंगे या फिर कोई इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजी जो होती है, इसको अपन ट्रेडिंग अप बोलते हैं, जिसमें हाई कर देते हैं अपन अपन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करें, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदें, जिससे हम उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे और इससे जो उनकी सेल है वो इंक्रीज़ हो जाती है। या फिर डिस्काउंट अगर आपको नहीं देना तो आप बोल देते हो कि जो लोअर प्राइस प्रोडक्ट जैसे शक्कर हो गई या चीनी हो गया ये फ्री मिल गया आपको। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैंने आपको पता है जियो मार्ट वगैरह का, है ना। आपने इतने की खरीदारी की तो आपको 1 किलो शक्कर या 1 किलो नमक वगैरह जो भी है वो फ्री मिल गया। ये सब ट्रेडिंग अप के अंदर आता है। ट्रेडिंग डाउन क्या होता है, लोअर कर देना, जहाँ लिखा हो ना हायर प्राइस प्रोडक्ट, मतलब लो कर देते हैं प्रोडक्ट मार्केट शेयर अट्रैक्ट करने के लिए। लाइफ साइकिल एक्सटेंशन प्रोडक्ट मतलब लाइफ साइकिल को इंक्रीज कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं प्रोडक्ट की। और प्रोडक्ट लाइफ रिटेंशन मतलब रिटेन करके रखते हैं हम उस प्रोडक्ट को, और उसको रिटेन करने के लिए हम स्ट्रैटेजीज फ्रेम करते हैं, वो होता है प्रोडक्ट लाइन रिटेंशन। नेक्स्ट, digression tax is a mixture of, digression tax is the mixture of, आपको इसका आंसर देना है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्रेसिव एंड प्रपोर्शनल टैक्स। अगर आप डिग्रेसिव टैक्स की बात करें तो डिग्रेसिव टैक्स मीन्स द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज अप टू अ सर्टेन लिमिट आफ्टर विच यूनिफॉर्म रेट इज चार्ज। मतलब जो रेट ऑफ टैक्स होता है ये एक लिमिट तक इंक्रीज होता रहेगा, पर जैसे ही उस लिमिट को, उस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर दिया तो आपको एक यूनिफॉर्म रेट लगता है ना। ये होता है आपका डिग्रेसिव टैक्स, है ना। जैसे कि अपन बात कर सकते हैं डायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं उनका भी कुछ इसी तरह से ट्रीटमेंट होता है कि जैसे जैसे आपका जो है रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज होता गया अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसके बाद अगर आपने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया तो आपको एक फिक्स या यूनिफॉर्म रेट लगेगा। दैट इज यू कैन से एन एग्जाम्पल ऑफ, और यू कैन से इज डिग्रेसिव टैक्स। सो ऑप्शन नंबर 2 प्रोग्रेसिव एंड प्रपोर्शनल टैक्स जो है इसका मिक्सचर होता है डिग्रेसिव टैक्स। और मैंने बता दिया कि इंक्रीज होता रहता है ये जो है रेट ऑफ टैक्स, और आफ्टर अ सर्टेन लिमिट ये यूनिफॉर्म हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। कैपिटल लेवी इज इम्पोज्ड ऑन, कैपिटल लेवी किस पे इम्पोज किया जाता है, टैक्स का क्वेश्चन है ये, लेवी मीन्स टैक्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दैट इज प्रॉपर्टीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉपर्टीज, ये नाम से समझ में आ रहा है, सर्विसेज नहीं आएगा, कमोडिटीज नहीं आएगा, एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, बिकॉज एक्सपेंडिचर एक मैक्रो वर्ड है जिसमें रेवेन्यू भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि प्रॉपर्टीज़ पे लेवी किया जाता है, कैपिटल लेवी। एज पर टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिवेशनल फैक्टर, रिकॉग्निशन, स्टेटस, अचीवमेंट या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें से कौन सा मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है? ये आपको पता होगा, टू फैक्टर थ्योरी जो है हर्जबर्ग ने दी थी ये, और उसमें हम लोग ने पढ़ा था मोटिवेटर फैक्टर्स या मोटिवेशनल फैक्टर्स, या दूसरा था हाइजीन फैक्टर्स। तो आपको मोटिवेशनल फैक्टर्स बताने इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज स्टेटस। मोटिवेशनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? अचीवमेंट होता है, रिकॉग्निशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दी वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। ये जो है मोटिवेट करते हैं आपको। तो मोटिवेशनल फैक्टर्स में से स्टेटस नहीं आएगा, इसलिए स्टेटस विल बी दी ऑड वन आउट। नेक्स्ट, ट्रेस आउट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू मोरल।
ऑब्जर्वेशन, कंपनी रिकॉर्ड, लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट या इंटरव्यू। मोराल से रिलेटेड कौन सा नहीं है? इसमें अगर अपन बात करें कौन सा ऑड वन आउट है, तो लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इससे तो मोराल इंक्रीज होता है लेबर्स का कि हमें भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन इंटरव्यू से रिलेटेड। इंटरव्यू में क्या है कि इसमें जो है आपको बोला गया है कि आप इंटरव्यू लो। कई बार क्या होता है, जो सीनियर फैकल्टीज़ होते हैं या जो कलीग्स होते हैं या जो भी मेंबर्स होते हैं, उनको बोला जाता है कि आप इंटरव्यू लो, तो अपने आप को एक हमारा ही मोरल इंक्रीज हो जाता है कि हाँ, द कंपनी इज़ ऑफरिंग अस टू टेक द इंटरव्यूज़ ऑफ द फ्रेश कैंडिडेट्स। तो उससे भी क्या है कि आपका मोरल इंक्रीज़ होता है कि हाँ, मेरी कंपनी ने, मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, जिससे मेरा मोरल इंक्रीज़ हो रहा है। ऑब्जर्वेशन का भी जो है रिलेशन है मोरल से, कि अगर आपको बोला गया कि आप इस पर्टिकुलर इवेंट को, इस पर्टिकुलर चीज़ को ऑब्जर्व करो, तो इससे भी जो है आपके ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपका जो है आप मोटिवेट होते हो, मोरल आपका इंक्रीज होता है। कंपनी रिकॉर्ड, इससे कोई रिलेशन नहीं है मोरल का, कंपनी में रिकॉर्ड्स मेंटेन कैसे हो रहे हैं। सो कंपनी रिकॉर्ड विल बी द ऑड वन आउट अंडर दिस क्वेश्चन। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेज व्हेन, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो होता है वो डिक्रीज कब करता है? प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज होने पर, प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होने पर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होने पर, या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होने पर? ऑब्वियस सी बात है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगा जब प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होगा, है ना। जैसे जैसे प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होता रहेगा, वैसे वैसे आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट भी क्या होता रहेगा? डिक्रीज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पेपर सेट किया है, 2015 का पेपर है ये। पीवी रेशियो आपको निकालना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आंसर, इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट अपन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बहुत आसान है क्वेश्चन। चेंज इन प्रॉफिट कितना आ रहा है? 10,000 2013 में 5,000 था, 14 में 10,000 हो गया, मतलब चेंज इन प्रॉफिट हुआ 5,000। यहाँ पे मार्कर नहीं है, पर आई होप आप समझ पा रहे होगे। 5,000 आ गया आपका जो है न्यूमरेटर में, और चेंज इन सेल्स आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे? चेंज इन सेल अगर अपन बात करें तो आपका दिख रहा है ये 12,500। चेंज इन सेल आपको दिख रहा है यहाँ पे 12,500, और ऊपर दिया हुआ है प्रॉफिट आपको 5,000। तो 5,000 अपॉन 12,500 अगर आपने किया तो आपका कितना आंसर आएगा? 5,000 डिवाइड बाय 12,500, तो यहाँ पे आया 0.4, मल्टीप्लाई में 100 किया, बिकॉज परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, 40%। तो ये पीवी रेशियो का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 21 पे, हिंदी वाले भी देख सकते हैं। इसमें से कौन सा कैपिटल बजटिंग प्रोसेस नहीं है? प्रोजेक्ट जनरेशन, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट सॉल्यूशन, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन। ओके, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन। ये कोई प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जनरेट करते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद हम इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएट के बाद हम क्रिएट करते हैं कॉर्पोरेट बजट। आफ्टर सेलेक्शन, मतलब प्रोजेक्ट सॉल्यूशन, मतलब हम सॉल्यूशन, वी विल गेट द सिलेक्शन कि हाँ, इतने ऑल्टरनेटिव्स के बाद, इवैल्यूएशन के बाद हमको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन पे हम आएंगे, और उसके बाद होती है मॉनिटरिंग एंड पोस्ट ऑडिट। तो इंटीग्रेशन इज नॉट a process of capital budgeting, that is why it will be eliminated. So fourth will be the correct answer. Okay, in case of liquidation of a company, the residual claimant is, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब लिक्विडेशन हो रहा होता है कंपनी का, तो बचा कुछा जो पैसा होता है वो किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, या पब्लिक डिपोजिटर्स को? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं, इनको सबसे बाद में पेमेंट
मिलता है, सबसे पहले मिलता है डिबेंचर होल्डर्स को। मतलब अगर मैं लिक्विडेशन की वो लिस्ट फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इनमें से मैं आपको बता रहा हूँ, लिस्ट में तो जो है लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं। अगर अपन लिस्ट ए की बात करें तो लिस्ट ए में जो होते हैं दैट इज़ वी कैन से अनसिक्योर्ड जो है आ जाते हैं, अनसिक्योर्ड जो असेट्स हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सिक्योर्ड जो यू कैन से सिक्योर्ड जो किसी न किसी असेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके एक तरीके से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसके बाद आ जाते हैं आपके डिबेंचर होल्डर्स, फिर आ जाते हैं क्रेडिटर्स, उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और फिर आ जाते हैं आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो लास्ट ऑप्शन रहता है, इसलिए जो बचा कुचा होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। ऐसे लिस्ट एक बनाई हुई है पूरी, जो कि आप लोगों ने पढ़ी होगी लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी में। सो ये जो है हम लोगों ने 10 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं। ऐसे ही मैं जो है सीक्वेंस पे वीडियोस बनाता रहूँगा, जिससे बहुत ज़्यादा आपको भी हेक्टिक ना फील हो और आप लोग को समझ में भी आए। इन केस अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है इससे रिलेटेड, तो यू कैन राइट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक होमवर्क भी दे देता हूँ आपको मैं, ये देखिए, ये होमवर्क है 23 का। आपको बताना है इसमें से कौन सा सेल्स प्रमोशन का टूल नहीं है। सेल्स कॉन्टेस्ट, फ्री गिफ्ट, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले, पब्लिक रिलेशंस। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और आगे जा कर के हम पूरा ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हमारे नेट जेआरएफ की तैयारी भी हो रही है और PHU RET जो होने वाला है 19 मार्च को, उसकी भी तैयारी हो रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर आप चैट बॉक्स में उसमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।